बेटा आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरीके से शुरू से लेके आखिरी तक जो फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम है उसको एकदम इनिशियल स्टेज से लेके और एकदम है ना जितना भी जो भी चीजें आपके सिलेबस में है सबको हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने वाले हैं। बस आपकी नजर बेटा बोर्ड पे होनी चाहिए, हमारी बातें ध्यान से सुननी है, पूरा याद हो जाएगा एक लेक्चर के अंदर, पूरा समझ में आ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा, है ना। इस उम्मीद के साथ बेटा हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं कि तुम लोग ध्यान से सुनोगे, ठीक। तो बेटा हम क्या आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट जानकारी देने जा रहे हैं। देखना जरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी बेटा वही फिर से 3 हेडिंग्स है ना, इधर हम बना देते हैं ना, फिर से वही 3 हेडिंग्स। कौन कौन सी बेटा बोलो जल्दी से, 4 हेडिंग्स है ना, कौन कौन सी बोलो। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये 4 बेटा हेडिंग्स के अंदर जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था इसके अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं। अब बोलो बेटा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने मेल के अंदर क्या बोला था, टेस्टिस बोला था, क्योंकि वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। अगर मैं फीमेल के अंदर बात करूं बेटा, फीमेल के अंदर मैं ये कहूंगा कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो होगा जहां पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब ओवा का फॉर्मेशन हो रहा होगा। मतलब वो जगह कौन सी होगी जहां पे गैमेटोजेनेसिस चल रहा है, ओवरी। कौन सी जगह बेटा, ओवरी। मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पे प्रेजेंट है क्या, ओवरी। बोलो क्या प्रेजेंट है बेटा, ओवरी, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ही क्योंकि क्या चलने वाला है, गैमेटोजेनेसिस, है ना। गैमेटोजेनेसिस में भी क्या, oogenesis, क्या चलने वाला है बेटा, oogenesis, oogenesis चलने वाला। oogenesis के बाद में ओवा का फॉर्मेशन होने वाला है। बोलो सही बात है क्या, अरे बोलो बोलो बोलो, है ना। ये बताओ बेटा, ओवरी के बारे में अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से समझना शुरू करें तो इसके बारे में ये कहा जाता है बेटा, है ना, ये जो है जैसे हमने बेटा कुछ हाँ है ना साइज की बात करी थी, टेस्टिस के साइज की बात करी थी, वैसे ही अगर हम ओवरी के बारे में बात करें आपसे तो ओवरी के बारे में भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, इसके भी साइज के बारे में बताना चाहेंगे। ये पहले बताओ बेटा, टेस्टिस के बारे में हमने क्या बताया था, लेंथ कितनी थी, 4 से 5 सेंटीमीटर, है ना। विड्थ कितनी थी, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ओवरी के बारे में बेटा केवल एक डाटा दिया गया है कि इसकी साइज 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बेटा, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। बेटा रिलेट करके पढ़ना, रिलेट करके पढ़ना। हमने बोलो ये बताया था कि बेटा जब हम टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन की बात करते हैं, कंपार्टमेंट के हमने बताया था बेटा 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उनको टेस्टिकुलर लेव्यूल के नाम से हम जानते हैं। टेस्टिकुलर लेव्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट थे, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जब हमने क्रॉस सेक्शन कट किया था, ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट किया था बेटा, तो उसके अंदर हमने कहा था जर्माइना एपिथेलियम का पाई जा रही थी, और उन जर्माइनल एपिथेलियम के अंदर 2 तरीके की सेल्स प्रेजेंट थी। कौन कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल। यहां पे भी हम कहने जा रहे हैं ओवरी के अंदर जब आप देखना शुरू करते हो बेटा, यहां पे भी जर्माइनल एपिथेलियम मिलेंगी। कौन सी जर्माइनल एपिथेलियम, है ना, वही 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 जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही थी, कहां पे, जो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही थी टेस्टिस के अंदर, वही बेटा है ना, वैसी वाली ही जर्माइनल एपिथेलियम यहां पे किसका फॉर्मेशन करने वाली है, ओवा का फॉर्मेशन करने वाली है। तो अगर हम यहां पे ये दिखाते बेटा कि ये जो ओवरी है, इस ओवरी की जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर का फॉर्मेशन एपिथेलियल लेयर के द्वारा हो रहा है, एपिथेलिया के द्वारा हो रहा है, और इसी एपिथेलियम को हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, जर्माइनल एपिथेलियम। क्योंकि जर्माइनल क्यों, क्योंकि जर्म सेल का फॉर्मेशन करने वाली है, मतलब बेटा ओवा का फॉर्मेशन, है ना, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन होने वाला है इसी के द्वारा। बोलो सही बात है क्या, अरे बोलो बोलो बोलो, है ना। इस एपिथेलियम को बेटा क्या बोला गया, जर्माइनल एपिथेलियम। एकदम सीक्वेंसली बेटा लेकर चलने वाले हैं, बस बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, मजा आ जाएगा, है ना। देखो ये जर्माइनल एपिथेलियम में बेटा जो प्रेजेंट है ना, जो पेरीफेरी में प्रेजेंट है, हमने कहा था ओवरी जैसे जैसे डेवलप होती है इसके अंदर स्ट्रोमा डेवलप होता है ना। स्ट्रोमा का मतलब बेटा है ना, ओवरी के जो मास ऑफ सेल्स है ना, जो ओवरी को मास ऑफ सेल्स बोल रहे हो, इसी को हम एक टर्म देते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इस पार्ट को क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा।
अब स्टोमा बेटा दो में डिवाइड होता है, एक मेडुला और दूसरा कॉर्टेक्स। हमेशा जब भी हम कभी इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं बेटा, जैसे हमने अलग अलग ऑर्गन्स आपको पढ़ा रखे, जैसे हमने किडनी पढ़ा रखी थी तो किडनी के अंदर भी हमने कॉर्टेक्स मेडुला की बात करी थी, ऐसे हम यहाँ पे भी बेटा जब हम आपसे है ना, जब हम ओवरी की बात करते हैं तो जो इंटरनल पार्ट है इसका, जो अंदर वाला हिस्सा है इसको मेडुला बोलते हैं, जो पेरिफेरल पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। देखो जरा ध्यान से बेटा, है ना, जो ये अंदर वाला पार्ट है स्टोमा का, जो अंदर वाला पार्ट है बेटा, इसको हम क्या कह रहे हैं, मेडुला। बोलो क्या बोल रहे हैं, मेडुला। जो मेडुला के बाहर जो पेरिफेरल पार्ट है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, कॉर्टेक्स। और इसी कॉर्टेक्स वाले रीजन में, थोड़ा साफ साफ लिख दे बेटा, है ना, कॉर्टेक्स, है ना, इसी कॉर्टेक्स वाले रीजन में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है ना, किसका डेवलपमेंट होता है, फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। और यही भी बेटा इसी रीजन में आपको ढेर सारे फॉलिकल्स दिखाई पड़ते हैं, है ना, ठीक है, इन्हीं में आपको ढेर सारे फॉलिकल्स दिखाई पड़ते हैं। ये जो डेवलपमेंट बेटा फॉलिकल का यहाँ पे हुआ है, प्राइमरी oocyte स्टेज की है ये सारी। किस स्टेज की है बेटा, प्राइमरी oocyte स्टेज की हैं। और ये जो प्राइमरी oocyte स्टेज के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा, इसके आगे का नहीं होता। इसके आगे का बेटा आफ्टर बर्थ, जब बच्ची जो है प्यूबर्टी अपना है ना अटेन कर लेती, तब होता है। अभी की मैं जो बात कर रहा हूं बेटा, अभी की मैं कब की बात कर रहा हूं, जब बच्ची जो है माँ की कोख में है, माँ के पेट में है, अभी उसकी एम्ब्रियोनल लाइफ चल रही। यहाँ पे एफएसएच का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे किसका कोई रोल नहीं, एफएसएच का भी कोई रोल नहीं बेटा। वो तो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ना, वो तो कब रिलीज होगा, वो तो तब रिलीज होगा जब प्यूबर्टी अटेन होगी ना, जब जीएनआरएच हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, तब वो रिलीज करवाएगा एफएसएच-एलएच। बोलो सही बात है, तब वो जाके एक्ट करेगा। ये कब होता है, जब बच्ची प्यूबर्टी अटेन कर जाती है तब होता है। लेकिन अभी के लिए मैं जो बेटा ये जो फॉलिकल की बात कर रहा हूँ, या जो प्राइमरी oocyte स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा कब की बात है, ये सारी बात तब की है जब बच्ची माँ के कोख में है, जब इसकी एम्ब्रियोजेनेसिस चल रही, फीटल लाइफ चल रही। बोलो सही बात समझे, इतना समझ गए बेटा, अरे बोलो बोलो बोलो, इतना समझ गए। अच्छा, अभी तक हमने जो जो बातें बताई, हमने कहा बेटा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, ओवरी हमने कहा, क्योंकि यहीं पे oogenesis हो रही है, ओवा का फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा है। इसकी अगर हम साइज की बात करें 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी एपिथेलियम है, जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं बेटा, इसके अंदर हम स्टोमा बोल रहे हैं। स्टोमा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मेडुला, कॉर्टेक्स। बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। कॉर्टिकल रीजन में बेटा है ना बहुत सारे है ना फॉलिकल्स या oocyte दिखाई पड़ेंगे आपको, समझ रहे हो, ठीक है, इतनी बात समझे। अब हम ये देखने जा रहे हैं बेटा कि ये जो ओवरी है ना, इसकी एक्चुअली में पोजीशन कहां पे है। जो ओवरी है, इस ओवरी की एक्चुअल पोजीशन कहां पे है, फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हमने बेटा टेस्टिस की बात करी थी, वैसे अब हम ओवरी के बारे में बात करने वाले हैं। टेस्टिस के बारे में बेटा हमने कहा था कि है ना, टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में। लेकिन जब हम बेटा है ना, जब हम एम्ब्रियोनल लाइफ की बात करें तो एम्ब्रियोनल लाइफ में है ना वो लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा है ना कहां पे, ओवरी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ओवरी बेटा हमेशा से कहां पे होती है, एब्डोमिनल रीजन में ही होती है, लोअर एब्डोमेन में होती है, पेल्विक रीजन में कभी नहीं जाने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब लोअर एब्डोमिनल रीजन में भी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कहां पे प्रेजेंट होती है, तो इसको समझने के लिए बेटा हम एक डायग्राम और प्यारा सा बनाते हैं, इधर बना देते हैं। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, इसमें भी ना अभी मैं थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर की इसके और बात करूंगा, लेकिन एक छोटा सा डायग्राम देख लीजिए आप बेटा, एकदम प्यारा सा नन्ना सा डायग्राम, ठीक है। शुभम बेटा देखो, देखो किसके जैसा बनने जा रहा है। थोड़ा सा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो जरा, देखो ओवरी बेटा इस जगह पे प्रेजेंट है। अब ये क्या बनाया है बेटा इधर कॉर्नर पे, ये जो बनाया है बेटा ये यूट्रस है, और यूट्रस के साथ में हमने फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट दिखा रखा है, ठीक है। क्या हमने दिखा रखा है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। अब जरा हमें समझो, है ना, हमें देखो ध्यान से, हंसना नहीं बेटा, हंसना मना है, अगर हंस दिए तो हम सही में है ना बहुत बुरा बोल देंगे, तो इसलिए हंसना नहीं, ध्यान सुनो। देखो थोड़े टाइम के लिए ना हमें जो है
विवेक सर ना समझो, थोड़े टाइम के लिए बेटा हमें ऑब्जेक्ट समझ लो, और ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक्चुअली में लोकेशन कहां पे और कैसा होता है। देखो जरा, ये बेटा ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, इसको मैं पूरा यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब मैं समझाने जा रहा हूं, है ना, इससे मैं पूरा समझाने जा रहा हूं आपको। जरा देखो ध्यान से, वैसे तो इसकी पोजीशन बेटा कहां पे, हमने कहा लोअर एब्डोमेन इस जगह पे होती है, इस जगह पे इसकी पोजीशन होती है, लोअर एब्डोमेन का मतलब बेटा यही जगह है। और नीचे चले जाओ, यहाँ पे पेल्विक रीजन हो जाता है आपका, है ना, ये पेल्विक रीजन है, ये आपका लोअर एब्डोमेन है। ठीक, अब हम ये बताने जा रहे हैं बेटा, जरा हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी स्ट्रक्चर से अगर हम रिलेट करें इसके स्ट्रक्चर को, तो ओवरी कहां पे लोकेट करती है और यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब कैसा दिखाई पड़ता है, इसको देखने के लिए जरा हमारी हाथ की पोजीशन और जरा हमें देखिएगा ध्यान से। देखो, हमने कहा बेटा ये हमारा, ये अगर हम इसको पूरा यूट्रस समझ लें, क्या समझ लें, यूट्रस समझ लें, और इसको हम फैलोपियन ट्यूब समझ लें, है ना, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है बेटा, ये क्या है, हमारा फैलोपियन ट्यूब है, और ये मैं पूरा पूरा यूट्रस की बात कर रहा हूं, है ना, ये यूट्रस है हमारा, ये फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस। तो ओवरी हमारी इस जगह पे ऐसे लोकेट करेगी, यहां पे होगी और यहां पे ऐसे कॉर्नर्स पे होगी, है ना, ये मैं एक मतलब फुटबॉल यहां पे रख दूं, एक फुटबॉल यहां पे रख दूं, तो ओवरी की लोकेशन हो जाएगी। मेरी बात समझे, ये कहां पे हो जाएगी बेटा, ओवरी की लोकेशन हो जाएगी। मेरी बात समझे ध्यान से, ठीक है, बोलो। अब जरा समझिए, ये जो ओवरी है, अभी मैं यूट्रस के बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूं बेटा, क्योंकि अभी मैं जिस स्ट्रक्चर के ऊपर हूं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बता रहा हूं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, फीमेल के अंदर। तो मैं ओवरी का पार्ट बेटा कंप्लीट कर लूंगा, तब मैं एसेसरी डक्ट के बारे में जब बताना शुरू करूंगा, तब मैं इसको समझाऊंगा। अभी केवल ओवरी की पोजीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा बेटा जो हमारी ओवरी है, ये लोअर एब्डोमेन में किसके पास प्रेजेंट है, किसके साथ में प्रेजेंट है बेटा, हमारे यूट्रस के साथ में, फैलोपियन ट्यूब के साथ में प्रेजेंट है। मेरी बात समझे। अगर हम अपने बॉडी को देखें बेटा, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता बेटा कि अगर आप हमारी बॉडी को काट दो यहां से, ऐसे ऐसे अगर बॉडी को कट करो, यहां से अगर बीच बीच से काट दो हमें एकदम से, तो सबसे ऊपर बेटा हमने शर्ट पहन रखी, टी शर्ट पहन रखी, इसको हटा दो, उसके नीचे बेटा स्किन की लेयर दिखाई पड़ेगी पूरा, है ना। जो स्किन की लेयर बेटा, या जो मसल की लेयर दिखाई पड़ रही है, इस मसल की लेयर को बेटा बॉडी वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी वॉल के अंदर आपको बेटा एक जगह दिखाई पड़ेगी, स्पेस दिखाई पड़ेगा, जिसको बोलेंगे सीलोम। ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे समझ में आएगा, रुको। देखो, एनिमल किंगडम याद करिए, एनिमल किंगडम के अंदर बेटा हम आपको क्या पढ़ाते हैं, हम आपको जब सीलोम के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हम ये कहते हैं बेटा कि आप सपोज करिए एक ऐसा, है ना, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, सपोज करिए बेटा आप, देखो ये हमने बेटा कोई ऑर्गेनिज्म लिया है, इस ऑर्गेनिज्म की ये क्या है बेटा, ये बॉडी वॉल है, ये क्या है, अच्छा, बॉडी वॉल के बीच में, एकदम बीचों बीच में क्या पाया जाता है बेटा, डक्ट पाई जाती है, जिसको हम गट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं अपने अंदर बेटा एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, गट की बात करूं, तो कहां से कहां तक है, हमारी ओरल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, एनस तक जा रहा है बेटा, एक ट्यूब रन करती हुई जा रही है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस के थ्रू बाहर। ठीक है, ये पूरी डक्ट है हमारी, बोलो, ये पूरी डक्ट है हमारी। अब इस डक्ट के ऊपर, ये जो डक्ट है बेटा, इस डक्ट के ऊपर मीजोडर्मल लाइनिंग अगर है, कौन सी लाइनिंग बेटा, मीजोडर्मल लाइनिंग, इधर भी है और इधर भी है, बॉडी वाल पे भी और ये गट वाल पे भी, दोनों जगह पे, इस बॉडी वाल और गट वाल पे दोनों जगह पे बेटा अगर क्या है, मीजोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट है, तो इस बीच के स्पेस को, खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तो आप अब जरा रिलेट करो, अब जरा रिलेट करके बताओ बेटा, है ना, अब जरा रिलेट करिए, बताइए हमें, ध्यान से बताइए। देखो, हमने कहा हमारे बॉडी को कट कर दो, कट करके बेटा सबसे ऊपर हमारा बॉडी वाल दिखाई पड़ेगा, बॉडी वाल के अंदर खाली स्पेस होगा, अंदर में हमारी गट वाल होगी, है ना, ट्यूब होगी, बोलो। इस ट्यूब और बॉडी वाल के बीच के स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, सीलोम कह रहे हैं। जो हमारे ऑर्गन्स हैं बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी कहां पे प्रेजेंट होगा, इसी सीलोम के अंदर ही तो प्रेजेंट होगा, बोलो, इसी सीलोम के अंदर ही तो प्रेजेंट होगा। अगर सीलोम के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको एक जगह पे, एक पोजीशन पे फिक्स करने के लिए जो है, हमें बेटा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तभी ये फिक्स हो पाएगा, वरना तो इधर उधर ढनकता रहेगा, बोलो, है ना। कोई इधर 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 ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, पता चला ओवरी भी ऐसे ढनक रही है, इधर उधर ऐसे ऐसे जा रही है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उसको एक प्रॉपर जगह पे फिक्स करने के लिए बेटा, जैसे इस जगह पे है, तो इस जगह पे उसको फिक्स करने के लिए कुछ लिगामेंट जरूरी है।
उस लिगामेंट का नाम है मीजो ओवेरियम। क्या नाम है बेटा? मीजो ओवेरियम। जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। अब ये आपको मुझे लगता है बेटा पोजीशन समझ में आ गई है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर पोजीशन समझ में आ गई है थी बेटा, हमने आपसे कहा कि ये जो ओवरी है इस ओवरी को फिक्स करना जरूरी है। फिक्स करने के लिए हमने कहा बेटा कि इसके लिए लिगामेंट जरूरी है। ओवरी दो जगह से जुड़ी रहती है, एक तो यूट्रस के साथ में कनेक्ट है और दूसरा बेटा पेल्विक वाल के साथ में कनेक्ट होती है। दोनों जगह से इसको फिक्स करके रखा जाता है। और इसको फिक्स करने के लिए जिन लिगामेंट की जरूरत होती है बेटा, जिन लिगामेंट की जरूरत होती है इस ओवरी को फिक्स करने के लिए बेटा, जिन लिगामेंट की जरूरत होती है उन लिगामेंट को क्या बोलते हैं बेटा? लिगामेंट का नाम होता है, उन लिगामेंट का नाम होता है मीजो ओवेरियम। मीजो ओवेरियम क्या नाम होता है बेटा? मीजो ओवेरियम, है ना। इसमें एक ब्रॉड लिगामेंट होता है और एक होता है बेटा लिगामेंट ऑफ ओवरी। क्या होता है? लिगामेंट ऑफ ओवरी। दो तरीके के, मीजो ओवेरियम इज द ग्रुप ऑफ लिगामेंट इन विच टू टाइप्स ऑफ लिगामेंट आर इंक्लूडेड, ब्रॉड लिगामेंट एंड लिगामेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, इन दोनों लिगामेंट के द्वारा बेटा ओवरी को फिक्स किया जाता है। किसके साथ में? पेल्विक वाल के साथ में। और किसके साथ में बेटा? यूट्रस के साथ में। ठीक है, पोजीशन समझ गए, कैसे फिक्स किया गया ये समझ गए, है ना। इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी तरीके से समझ गए, बोलो इतना समझ गए? ठीक है, अच्छा चलो, इतना अगर समझ गए बेटा तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद में अब हम ओवरी के बाद में, क्योंकि आप फर्स्ट सबसे पहले बेटा आप प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, ओवरी के बारे में पढ़ रहे थे। ओवरी अगर आपके समझ में आ गई है बेटा तो इसके बाद में आप समझने वाले हो एसेसरी डक्ट। क्या समझने वाले हो? एसेसरी डक्ट। अच्छा एक चीज और समझो, ये जो ओवरी है ना इसी के अंदर oogenesis होनी है, तो oogenesis करके बेटा जो ओवा है यहीं पे तो रिलीज होने वाला है। ओवा का मतलब बेटा सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा। ओवुलेशन के दौरान क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी ओसाइट, है ना। देखो कई जगह पे ना सेकेंडरी साइट को ही ओवा कह देते हैं, ओवम कह देते हैं, अलग अलग नाम बोल देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एकदम एग्जैक्ट ये पॉइंट बना होना चाहिए कि जिस समय ओवुलेशन हो रहा है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है बेटा, जो ओवा रिलीज होता है उसका नाम क्या है? सेकेंडरी ओसाइट है। क्या है? सेकेंडरी ओसाइट है। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होगा, फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट आगे होता है, फिर उसका फर्दर डेवलपमेंट आगे होता है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है बेटा यहीं पे रिलीज होगा और इसको ट्रैप किया जाएगा फिर फैलोपियन ट्यूब के, है ना, जो प्राइमरी सबसे इसका आगे वाला पार्ट है जिसको फिमरी बोलते हैं, उसके द्वारा ट्रैप किया जाएगा। वो सब बातें अभी होगी, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा ध्यान से सुनो, हमारी बात पूरी ध्यान से सुनो। अभी तक बेटा एक पार्ट हमने कंप्लीट किया है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है, सुनना है, बहुत मजेदार टॉपिक है। 15-20 मिनट लगेगा बेटा आपके कंप्लीट समझ में आ जाना है। ठीक है, चलो समझते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले एसेसरी डक्ट की मैं बात करूं बेटा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं फिर मैं समझाना शुरू करता हूं। ठीक, चलो देखो ध्यान से देखो बेटा, बातें ना करना, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। फंडस, सुनो, ये नाम पहले भी आपने कहीं सुना है क्या बेटा? कहां पे? नहीं, यहां के अलावा स्टमक के अंदर आपने बेटा फंडिक रीजन पढ़ रखा होगा, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक बॉडी, है ना। ठीक, सबसे ऊपर जहां पे गैस जाके भरती है, ठीक है, फंडस, है ना, फंडस। तो बेटा यहाँ पे भी जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है, यूट्रस के ऊपर जो फूला हुआ पार्ट दिख रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फंडस बोल रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला पूरा पार्ट, इसको हम बोलते हैं बॉडी, या फिर इसी को कार्पस बोलते हैं, कार्पस, बॉडी या फिर कार्पस। जरा समझो,
ये बेटा ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो हाथ जैसा दिख रहा है, जिसको अभी हम बना के दिखा रहे थे, जो ऐसे दिख रहा है बेटा, ये क्या है? ये फैलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये बेटा ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है? फैलोपियन ट्यूब या फिर इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट बेटा? 3 पार्ट। जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट एकदम सकरा दिख रहा है बेटा और जुड़ता हुआ दिख रहा है यूट्रस के साथ में, यूट्रस के साथ में कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस। जो पार्ट थोड़ा सा और चौड़ा दिख रहा है बेटा, इसको बोलते हैं, और जो सबसे आगे वाला पार्ट है बेटा, जहां पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये पूरी बात बेटा समझ गए आप? अच्छा सुनो, यहां पे बेटा इस जगह पे सिचुएट होती है ओवरी, इस जगह पे ओवरी सिचुएट होती है, इस तरीके से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती है। अरे बोलो, इस तरीके से ओवरी सिचुएट करती, इधर भी होगी बेटा और इधर भी होगी, है ना, इधर भी होगी और इधर भी होगी, दोनों तरफ ओवरी होगी। जरा ध्यान से सुनिए, इनफंडिबुलम, इम्पुला और स्थमस, तीनों पार्ट बेटा आपको फैलोपियन ट्यूब के दिख रहे हैं। जो इसका इनफंडिबुलम का सबसे है ना, जो आगे वाला पार्ट है इनफंडिबुलम का, उसको हम फिम्बरी के नाम से जान रहे हैं, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे आपको ओवरी दिख रहा है। और इसके बाद में बेटा अगर हम यूट्रस के अंदर देखना शुरू करें, तो यूट्रस के अंदर आपको जो सबसे बाहर लेयर यूट्रस की दिख रही है, देखना जरा, ये यूट्रस वाला पार्ट है बेटा, ये अंदर में आपको यूट्राइन कैनाल दिख रही है, ये जरा देखना, ये जो अंदर में बेटा यूट्राइन कैनाल, यूट्राइन कैविटी के बोल सकते हैं इसको, है ना, यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्राइन कैविटी। और इस यूट्रस के अंदर 3 लेयर्स की हम बात करते हैं। जो सबसे आउटर वाली लेयर है बेटा, जो सबसे अंदर की तरफ दिखाई पड़ रही, इस लेयर को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं बेटा, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं बेटा, ये इसको हम नाम देते हैं एंडोमेट्रियम। क्या नाम देते हैं? एंडोमेट्रियम। क्या नाम है बेटा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को रेड कलर से हमने लिख रखा है, मतलब बेटा यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर कनेक्शन बड़े अच्छे खासे होंगे। और बेटा यहाँ पे जो ब्लीडिंग वगैरह होती है, जब ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो उस समय एंडोमेट्रियम ही सेट ऑफ होकर बाहर आती है। इसके बारे में पूरी बात आगे होगी, लेकिन अभी आप जरा है ना समझ के रखिए। देखो जरा, एंडोमेट्रियम के बाद में बेटा ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बेटा, ये वाला पोर्शन, ये स्मूथ मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, गद्देदार स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? मायोमेट्रियम। इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ऐसे दिखा देते हैं बेटा, ये मायोमेट्रियम। इसके भी अंदर, इसके भी बाहर, सॉरी, है ना, इसके बाहर यहां पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे बाहर वाला बेटा, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, 3 लेयर्स आपको यूट्रस के अंदर दिख रही हैं। सबसे बाहर में बेटा जो है ना, एक कवरिंग प्रोवाइड करवा रही है, यूट्रस को बाहर से प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करवा रही है। क्या बोल रहे हैं बेटा? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के अंदर स्मूथ मसल का बना हुआ स्ट्रक्चर, है ना, स्मूथ मसल, है ना, गद्देदार सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, है ना, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के सबसे अंदर के साइड में बेटा एंडोमेट्रियम दिख रहा है, जो कि ग्लैंडुलर होता है, ग्लैंडुलर होता है। और ब्लड कनेक्शंस, ब्लड वेसल्स के कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं बेटा। हाई वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? एंडोमेट्रियम। इतनी बात समझे?
जरा यूट्रस के और नीचे के साइड में चलते हैं बेटा, यूट्रस के ही हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जरा हम समझते हैं बेटा, है ना। ये जो यूट्रस है इसमें भी आपको एक एकदम आगे चल के बेटा एक सकरी सी कैनाल दिखाई पड़ती है ना, एक एकदम सकरी सी कैनाल दिखाई पड़ती है। इस कैनाल को हम बोलते हैं बेटा सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स की कैनाल। बेटा ध्यान से सुनते रहिए, बातें मत करो, जो भी कंफ्यूजन रहा करे बेटा हमसे पूछ लिया करो बाद में, लेकिन बातें मत किया करो गलती से भी, है ना। देखो ये जो कैनाल है, इस कैनाल को क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? ये क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स के दो सिरे है बेटा, एक अंदर के साइड में खुल रहा है, एक बाहर के साइड में खुल रहा है। जो अंदर के साइड में सर्विक्स का सिरा खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है बेटा, यूट्रस के साइड में, यूट्रस के साइड पे एक है ना जो स्ट्रक्चर बेटा लगा हुआ दिख रहा है, जो ओपनिंग का काम कर रहा है ना यूट्रस के अंदर, उसको इंटरनल ऑस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑस। इसको बोलते हैं बेटा इंटरनल ऑस, इंटरनल ऑस। ये जो बाहर की तरफ खुलता हुआ दिख रहा है बेटा यहां पे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ऑस। सर्विक्स वाले एरिया में बेटा स्फिंक्टर पाया जाता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर है ह्यूमन बॉडी का बेटा, है ना। हम इसको सर्वाइकल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, सर्विक्स के स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं बेटा। छल्ले जैसा स्ट्रक्चर जो सर्विक्स को एकदम बंद करके रखता है, कायदे से एकदम जकड़ के रखता है ना। और ये जो स्फिंक्टर है बेटा तभी ओपन होता है, ये स्फिंक्टर तभी डायलेट होता है, तभी ओपन होता है जब पार्चुरेशन होने वाला होता है, जब पार्चुरेशन डिलीवरी होने वाली रहती है। और इसकी मजबूती का अंदाजा बेटा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब भी कभी डिलीवरी पेन स्टार्ट होता है, जब भी कभी पार्चुरेशन होना होता है, लगभग 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे कई बार लग जाते हैं बेटा इसको ओपन होने में। इतना मजबूत स्फिंक्टर होता है। तो जो सर्वाइकल स्फिंक्टर है बेटा, जो यहाँ पे पाया जा रहा है छल्ले जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कह रहे हैं? सर्वाइकल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर इतना मजबूत होता है कि इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसको ओपन होने में 5 से 6 घंटे लग जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी पेन, है ना। जब पेन स्टार्ट होता है, ये स्फिंक्टर जितने आसानी के साथ ओपन हो जाएगा बेटा, उतने आसानी के साथ बेबी डिलीवर हो जाएगा आराम से। समझ रहे हो? कई बार नहीं ओपन होता आसानी के साथ में, तो इंजेक्शन वगैरह देना पड़ता है डॉक्टर को अलग से, है ना। हार्मोनल इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, उससे डायलेट करते हैं इसको। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बात समझ पा रहे हो। सर्विक्स के पास में बेटा है ना दो ओपनिंग है ना, जो अंदर के साइड में यूट्रस के इंटरनल ऑस कह रहे हैं, बाहर के साइड में एक्सटर्नल ऑस, बीच में बेटा है ना जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहे हैं? सर्वाइकल स्फिंक्टर। इसके बाद में, इसके भी बाद में, सर्विक्स के बाद में जो आपको है ना, जो आपको ओपनिंग दिखाई पड़ती है बेटा, सर्विक्स के भी बाद में जो आपको ओपनिंग दिखाई पड़ते हैं, इसको हम वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना। वेजाइना। जो कैनाल है बेटा, इस कैनाल को क्या बोलते हैं? वेजाइनल कैनाल। इस कैनाल को क्या बोलते हैं? वेजाइनल कैनाल। और ये जो वेजाइना है बेटा, इसके आउटसाइड, ये जब एनवायरमेंट में जहां पे है ना, जो बाहरी है ना, बॉडी के बाहर जहां पे ओपन होती है, यहां पे एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हो? हाइमेन। क्या बोलते हो बेटा? हाइमेन। समझ रहे हो इसको क्या बोलते हो? हाइमेन। मेरी बात समझे? तो हम आपको जो पूरी बात, क्या नीचे तक दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा है? ओके 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 ओके, यहां तक दिख रहा है क्या? वेजाइना तक, यहां तक दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा सा हम है ना ऊपर कर देते हैं बेटा, है ना। ये जो ओपनिंग है बेटा, है ना, ये जो है ना, ये जो थोड़ा सा है ना, ये वाला पोर्शन बेटा वेजाइना कहला रहा है। और जिसको इसकी ओपनिंग बाहर की तरफ जहां पे खुलती है बेटा, वहां पे जो है ना हल्की सी पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? हाइमेन। अब एक बात जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि वेजाइना इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया, है ऐसा? वेजाइना इज द कैनाल, एसेसरी डक्ट का पार्ट है ये। समझ रहे हो? वेजाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर हम बेटा वल्वा की बात करते हैं, वल्वा के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, वेजाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अभी मैं आपको आगे जब एक्सटर्नल जेनेटिलिया का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा वेजाइना उसका पार्ट नहीं है। समझे? ठीक है, अच्छा अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा बेटा, बातें ना करो, बातें ना करो। जितने भी आपकी जो दिक्कतें बेटा बाद में पूछ लेना, लेकिन अभी एकदम शांत होकर बैठो, हमारी बात सुनो। ठीक है? कितनी बार समझाते हैं, समझ में नहीं आता यार। जब मैं समझा रहा होता उस समय सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना आपका। अगर तुम बकवास में बाझे रहोगे बेटा, खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है,
समझाने के बाद में भी पूछेंगे नहीं बता पाओगे फिर बेइज्जती होगी। इसलिए ध्यान से सुना करो, सुनोगे बेटा फायदे में रहोगे। जो दिक्कत तुमको लग रही वो दिक्कत खत्म हो जाएगी सुनोगे तो। एक बार, दो बार, चार बार, यार कितनी बार समझा दे, पता नहीं कैसे समझ में नहीं आता। देखो बात सुनो बेटा, हमारी बात सुनो। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर बेटा हमने बना के दिखाया, इसको एक बार मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो बेटा हमने कहा ना कि इस स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं, फिर ओवा कैसे अंदर की तरफ जाता होगा, कैसे क्या होता है, हम उसको समझा देंगे। ठीक है, देखो ये हमारी बॉडी है बेटा, इसको यूट्रस समझ लो, इसको फैलोपियन ट्यूब समझ लो। ठीक है, हमने कहा बेटा यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब को समझना है। आप हमें देखिए ध्यान से, देखो ये फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, ओविडक्ट वाला पार्ट है। जो सिरा फैलोपियन ट्यूब का बेटा यूट्रस से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हमने स्टमस बोला। चौड़ा वाला पार्ट हमने एम्पुला बोला, और जो सबसे आगे की तरफ प्रेजेंट है इसको हमने इनफंडिबुलम बोला। इनफंडिबुलम के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले, फिम्बरी बोला हमने। ये फिम्बरी करेंगे क्या बेटा, ये ट्रैप करने का काम करेंगे। किसको ट्रैप करेंगे, ओवा को, जो सेकेंडरी साइड रिलीज हो रहा है बेटा ओवरी के द्वारा, उसको पकड़ने का काम करेंगे, उसको पकड़ करके अंदर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, इतना समझ गए तुम, इतना समझ गए। चलो अब यूट्रस को जरा देखना शुरू करते हैं। यूट्रस के ऊपर बेटा हमने कहा 3 लेयर प्रेजेंट है बेटा। सबसे बाहर हमने ये पतली वाली है ना जो टी शर्ट पहन रखी है, इसको क्या बोल रहे हो, पेरीमेट्रियम। इसके अंदर बनियान पहन रखी है, उसको क्या बोल रहे हो, मायोमेट्रियम। उसके अंदर वाली जो ग्लैंडुलर लेयर है बेटा, अगर हमारी स्किन काटोगे खून निकलेगा, ऐसे इसके अंदर भी बेटा ग्लैंडुलर लेयर है। और ये जब सेटअप होती है ब्लीडिंग के साथ, है ना, ब्लीडिंग होती है ना। ठीक है, तो मैं सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कह रहा हूं, एंडोमेट्रियम। क्या कह रहा हूं, एंडोमेट्रियम। बोलो, एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है बेटा जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान सेटअप होती है। जब तक की फर्टिलाइजेशन होके, जब तक की इंप्लांटेशन ना हो जाए, ये लगातार सेटअप होती रहती है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये सेटअप होती है, दोबारा से बनती है, सेटअप होती है, दोबारा से बनती है। ये जो मंथली साइकिल चलती है फीमेल्स के अंदर, है ना, जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं बेटा, उनके अंदर लगातार सेटअप हर मंथ होती रहती है ड्यूरिंग, है ना, मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज, है ना। ठीक है, इतनी बात समझे। अब जरा हम और आगे बढ़े, है ना। जो सबसे ऊपर की तरफ पार्ट है बेटा यूट्रस का, यूट्रस का जो सबसे ऊपर की तरफ पार्ट है, बल्ज आउट पार्ट, क्या बोल रहे हैं, फंडस। फंडस बोल रहे हैं। ये बॉडी वाला पार्ट है, ये हमारी बॉडी वाला पार्ट हो गया, कार्पस वाला पार्ट हो गया। यूट्रस को जब हम और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, यूट्रस के जो सबसे, है ना, आगे जो, है ना, सकरा सा रास्ता दिख रहा है, इसको हम सर्विक्स बोल रहे हैं। सर्विक्स की जो ओपनिंग यूट्रस की तरफ ओपन हो रही है, उसको इंटरनल ऑस बोल रहे हैं बेटा। जो सर्विक्स की ओपनिंग जो नीचे के साइड में ओपन हो रही है, इसको एक्सटर्नल ऑस बोल रहे हैं। इसके ऊपर स्फिंक्टर पाया जा रहा है। और सर्विक्स जिस ब्रॉडर ओपनिंग के अंदर ओपन हो रही है, इसको हम वेजाइना बोल रहे हैं। और एक बात बेटा, अगर आपसे पूछा जाए बर्थ कैनाल के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो दोनों नाम आपको बताने होंगे। कौन कौन सा बेटा, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं बर्थ कैनाल का। तो बर्थ कैनाल की अगर मैं बात करता बेटा, अगर तुमसे, है ना, अगर मैं तुमसे कहता कि बर्थ कैनाल के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या बेटा, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, दोनों इंक्लूड किया जाएगा बर्थ कैनाल के अंदर। ठीक है, ठीक समझे, मेरी बात समझे? ओके, इतना समझ में आया। अब जरा सुनो, जब बेटा ओवरी से ओवा रिलीज होता है, जब ओवरी से सेकेंडरी ओसाइड या ओवा जब रिलीज होता है बेटा, तो इस ओवा को ट्रैप किया जाता है फिम्बरी के द्वारा। फिम्बरी क्या करता है बेटा, लगातार बीट करती रहती है। इस बीटिंग की वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है, सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो है ओवा कहीं और ना जाके इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। किसकी तरफ, फिम्बरी की तरफ अट्रैक्ट होता है। सक्शन प्रेशर लगातार जनरेट यहां से हो रहा होता है बीटिंग की वजह से। और इस प्रेशर की वजह से अगर जिस तरफ प्रेशर ज्यादा है, जिस तरफ कम है, तो हाई प्रेशर की तरफ ये, है ना, मूव करना, है ना, ये इस तरफ मूव करना शुरू करती है ना, लगातार ऐसे बीटिंग की वजह से ना इस तरफ लगातार मूव करना शुरू करती है। और इसको फिम्बरी पकड़ने के बाद क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देती है, इनफंडिबुलम में। अब आप कहोगे सर ये बताओ, ओवा तो इमोटाइल स्ट्रक्चर है, इसके पास स्पर्म जैसी टेल वोल तो है नहीं कि मोटाइल है, ऊपर चढ़ जाएगा अपने आप। तो इसको ऊपर की तरफ बढ़ाने के लिए बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, इस जगह पे सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, ये सारी बातें हम आपको कहीं ना कहीं तो कर चुके हैं, है ना। जो एनाटॉमी जब हम पढ़ाएंगे बेटा, वहां पे सारी बातें करेंगे, हम आपको समझाएंगे, ये सब सारी बातें करेंगे, हम आपको पूरी बातें बताएंगे। ये जो सिलेटेड एपिथेलियम है बेटा, ये जो सीलिया यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो सीलिया लगा हुआ है बेटा, ये सीलिया क्या करेगा, इस सीलिया ओवा को ऊपर की तरफ, है ना, पहुंचाने का। ऐसे समझो लगातार ये सीलिया लगातार ऐसे चल रहा है। इस चलने की वजह से अगर ओवा मान लो आ गया यहाँ पे, तो ओवा को ऊपर के साइड में भेज दिया जाएगा। कहाँ पे, एम्पुला तक भेजा जाएगा। और एम्पुला तक स्पर्म तैर के अगर आ गया तो यही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
फर्टिलाइजेशन की बात हमेशा याद रखना बेटा, पहले एनसीईआरटी ने गलत लिखा था, एम्पलरी स्मिथ जंक्शन लिख रखा था। अभी नई वाली एनसीईआरटी में करेक्शन हो चुका है। नई वाली एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है बेटा, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट द एम्पुलरी रीजन, है ना, एम्पुला वाले रीजन में होता है, ठीक है, एम्पुलरी स्मिथ जंक्शन पे नहीं होता, एम्पुला वाले रीजन पे होता है, जिससे एक प्रॉपर टाइम मिल पाए, है ना, जिससे एक प्रॉपर टाइम मिल पाए क्लीवेज के लिए, और जो जाइगोट है वो डिवाइड होकर 16 टू 32 स्टेज तक जा सके, है ना, और जाके इम्प्लांट हो सके बाद में। ये इम्प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो इम्प्लांटेशन बेटा इसी जगह पे होगा, इसी जगह पे होगा। और हम सभी बेटा माँ की कोख में इसी यूट्राइन कैविटी के अंदर आते हैं, है ना, हम सभी यूट्राइन कैविटी के अंदर आते हैं बेटा। ये बहुत ही मुश्किल फेज होता है ना, इसीलिए माँ का इतना सम्मान है, और इसीलिए माँ के बारे में, है ना, इतना ज्यादा हम लोग इमोशनल रहते हैं, क्योंकि सच में उसने बहुत दर्द सहा है हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए, है ना। हम सब की माँ के अंदर वो तकलीफ होती है जो 9 महीने की तकलीफ होती है बेटा, है ना। ये जब हम इस कोख के अंदर होते हैं तो जो वो मतलब, है ना, मेंटली जो प्रेशर झेल रही होती है, जो उसके बॉडी के ऊपर जो दिक्कतें हो रही होती है, सब कुछ वो झेलती रहती है, सब कुछ झेलती रहती है। अभी अभी आप ये सोचो, डिलीवरी पेन जब होता है बेटा, ये स्फिंक्टर इतना हार्ड स्फिंक्टर है, जब ये ओपन होता है इतना ज्यादा डिलीवरी पेन बेटा, मतलब आप ये कह सकते हो बेटा, इतना मुश्किल दर्द होता है, इतना मुश्किल दर्द होता है ना, कि शायद ही उसको कंपेयर किया जा सके किसी दूसरी चीज से, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा मुझे लग रहा है आपके समझ में आ गई होंगी। एक बात ये बताइए, जो एनसीईआरटी की कुछ बातें बेटा जो रह गई उसको मैं बता देता हूं। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ के बारे में दे रखा है, कहां पे, एनसीईआरटी में फेलोपियन ट्यूब की लेंथ के बारे में दे रखा है बेटा। ये जो फेलोपियन ट्यूब है बेटा, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा, 10 से 12। और हमने क्या बता रखा है, किडनी, है ना, लेंथ ऑफ द किडनी इज 10 टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर फेलोपियन ट्यूब की लेंथ है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा, क्या एसेसरी डक्ट पूरा शुरू से लेके आखिरी तक बता सकते हो? कौन कौन बता सकता है पूरा शुरू से लेके आखिरी तक? चलो बताओ, पूरा एसेसरी डक्ट बताओ, जल्दी से बताओ। फिम्बरी बेटा एसेसरी डक्ट के अंदर नहीं आता, नहीं नहीं, उसको नहीं बोलना। इनफंडिबुलम, ठीक है, मतलब बेटा कहां से स्टार्ट करोगे, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद में एम्पुला, एम्पुला के बाद में स्तनद, स्तनद के बाद में बेटा, है ना, जो यूट्रस की कैनाल है बेटा, है ना, यूट्राइन कैनाल, यूट्राइन कैनाल के बाद में सर्वाइकल कैनाल, फिर वेजाइना, ठीक है। इतनी सारी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं कहां पे, एसेसरी डक्ट के अंदर। तो एसेसरी डक्ट का सीक्वेंस लिख लेना आप, कहां से स्टार्ट करोगे बेटा, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद में एम्पुला, एम्पुला के बाद में स्थमस, स्थमस के बाद में यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी के बाद में सर्वाइकल कैनाल, फिर वेजाइनल कैनाल, ठीक, समझ गए बेटा, इतना है आपके, है ना इसमें। अब ये जो सेकंड पार्ट था बेटा, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया ओवरी वाला, सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया एसेसरी डक्ट वाला। अब एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में बेटा, एसेसरी ग्लैंड के बारे में। अब जरा सुनना, एसेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें बेटा, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं ना एसेसरी ग्लैंड के बारे में। बेटा जो लोग फोटो खींचते हो वो घर पे जाके नोट्स जरूर फॉर्म किया करो, वरना फोटो जो है वो बस फोटो ही रह जाएगा, दिमाग में नहीं छपेगा, वो केवल मोबाइल में रहेगा। जब तक आप कॉपी पे पेन से लिखोगे नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे दिमाग में चीजें, है ना, उतरेंगी नहीं। लिखने पे हाँ, अगर बना रहे हो अच्छी बात है, साथ साथ लिख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लिख रहे हो बेटा तो घर पे जाके जरूर लिखा करो, लिखने से चीजें याद होती हैं, है ना। खुद से नोट्स फॉर्म करने की कोशिश किया करो, एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सको पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस नोट्स, एनसीईआरटी प्लस नोट्स, ठीक। और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीन ही चीज करनी है तुमको, एनसीईआरटी नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम ही चीज करनी है, एनसीईआरटी नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक, समझ रहे हो बेटा? ध्यान से सुनो, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसके अंदर, उसका नाम है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। क्या नाम है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एसेसरी ग्लैंड इसके बाद में हम पढ़ाएंगे, एक्सटर्नल जेनेटिलिया के पढ़ाने के बाद में, क्योंकि बेटा जो हमारी एसेसरी ग्लैंड है इसमें मैं दो तरीके की एसेसरी ग्लैंड पढ़ानी है, एक मेमोरी ग्लैंड और दूसरा वेस्टिबुलर ग्लैंड। जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है बेटा वो एक्सटर्नल जेनेटिलिया के पास में ही प्रेजेंट होती है, इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो जब हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया का स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देंगे तो हमारे लिए वेस्टिबुलर ग्लैंड पढ़ाना आसान हो जाएगा, इसलिए वेस्टिबुलर ग्लैंड
के बारे में हम जब एक्सटर्नल जेनेटिलिया पढ़ा देंगे तब बताएंगे, और वेस्टिबुलर ग्लैंड पढ़ाने के बाद में हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम बेटा कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया। सबसे पहले तो बेटा यही जानना चाहिए कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते किसको हैं। अगर हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें बेटा फीमेल के अंदर, है ना, तो ये इसको वल्वा के नाम से जानते हैं। किस नाम से बेटा? वल्वा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि वेजाइना इज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। नहीं बेटा, वो एसेसरी डक्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? एसेसरी डक्ट का। वो बर्थ कैनाल फॉर्म करता है। वल्वा इज द एक्सटर्नल जेनेटिलिया। अब जरा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखो जरा ध्यान से। बेटा ध्यान दो, अपना टॉपिक है बेटा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम वल्वा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड किए जाते हैं बेटा, इन सब को हम इस स्ट्रक्चर के द्वारा समझने वाले हैं। सबसे पहली बात बेटा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया की अगर हम प्रेजेंस की बात करें, ये जो हमारा बेटा पेल्विक रीजन है, इस पेल्विक रीजन के ऊपर एक्सटर्नल जेनेटिलिया प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को वल्वा के नाम से जानते हैं। अब क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है? सबसे ऊपर की तरफ से हम बेटा चलना शुरू करते हैं। ऊपर की तरफ मोल्स प्यूबिस पाया जा रहा है बेटा। मोल्स प्यूबिस, मोल्स प्यूबिस ये बेटा कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज होता है। यहाँ पे, है ना, एकदम गद्देदार सी जगह होती है। कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज मतलब ढेर सारे फैटी टिश्यूज का डिपोजिशन होता है। आप ये कह सकते हो कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, ढेर सारे फैटी टिश्यूज का डिपोजिशन होता है इस जगह पे। और यहाँ पे इस कुशन और या जो हम मोल्स प्यूबिस बेटा जिसका नाम ले रहे हैं बेटा, यहां से आपको फाइन फाइन बहुत सारे हेयर्स निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्यूबिक हेयर्स बहुत सारे निकलते हुए यहां से दिखाई पड़ते हैं। इनका भी एक पैटर्न होता है बेटा, है ना, उसके बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन आप ये समझिए कि प्यूबिक मोल्स प्यूबिस जो है वहां से आपको प्यूबिक हेयर्स बहुत ढेर सारे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये जो मोल्स प्यूबिस वाला रीजन है बेटा, यहां से दो बड़ी बड़ी फोल्डिंग आपको नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। उन फोल्डिंग को हम लेबिया मेजोरा के नाम से या अपर लिप के नाम से जानते हैं। लेबिया मेजोरा को भी क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर लिप बोलते हैं। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा? ये जो तुम्हारा मोल्स प्यूबिस वाला रीजन है, यहां से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नाम क्या है? लेबिया मेजोरा या अपर लिप। इसके बाद में बेटा आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहा है बेटा। क्लाइटोरिस नाम है इसका, और क्लाइटोरिस की स्किन भी ऊपर दिखाई पड़ रही है। क्लाइटोरिस की स्किन भी दिखाई पड़ रही है बेटा, जिसको हमने ब्लैक कलर से बनाया है। क्लाइटोरिस की लेयर जो क्लाइटोरिस को कवर करने का काम करती है, क्या बोलते हैं बेटा? प्रीफ्यूज ऑफ क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस के आगे हमने ब्रैकेट में बेटा लिखा है होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस। होमोलॉगस, एनालॉगस, इन दोनों ऑर्गन के बारे में बेटा हम इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। होमोलॉगस हम उन ऑर्गन्स को कहते हैं जिनकी ऑरिजिन सेम होती है। क्या होती है? ऑरिजिन मतलब सेम सेल्स से, सेम टिश्यूज से मिलके फॉर्म हुए रहते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग, इनके फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं। ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं बेटा हम इनको, है ना, होमोलॉगस टू ग्लैंस पेनिस बोल रहे हैं। इसके नीचे, क्लाइटोरिस के नीचे आपको दिखाई पड़ेगा बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग का मतलब बेटा जिधर से यूरिन पास होगा, वो ओपनिंग जो यूरिनरी ब्लेडर से कनेक्ट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यूरेथ्रल ओपनिंग। मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है बेटा, वही यूरेथ्रल ओपनिंग की तरह ही बिहेव करता है, वही इजैकुलेटरी डक्ट की तरह भी बिहेव करता है। मतलब जो सीमेन है बेटा वो भी उधर से ही पास कर रहा है यूरेथ्रा से,
और उसी यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन भी पास होता है। मेल के अंदर एक ही ओपनिंग होती है, फीमेल में दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग से थ्रू यूरिन पास होगा, और जो वेजाइनल, इसके जस्ट नीचे आप देखोगे बेटा वेजाइनल ओपनिंग दिखाई पड़ेगी। ये वेजाइनल ओपनिंग कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा बेटा बर्थ कैनाल की तरह बिहेव करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर आपको एक पतली सी डेलिकेट लेयर दिखाई पड़ेगी, मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी बेटा, एकदम पतली सी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हाइमेन बोलते हैं, है ना। कई सारे जो रूढ़वादी कंट्रीज हैं बेटा, वहां पे अभी भी हाइमेन को वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता है। हाइमेन का प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना इस बात को इंडिकेट करता है कि ये मतलब है ना, जिस भी पर्टिकुलर है ना गर्ल्स के अंदर ये हाइमेन प्रेजेंट होता है, उसको कहा जाता है कि भैया इसकी वर्जिनिटी अभी बची हुई है, जिसके अंदर खत्म हो जाता है कहा जाता है वर्जिनिटी लॉस हो चुकी है। लेकिन ये बहुत ही बेकार चीज है, एकदम नॉनसेंस बात है, क्योंकि बेटा आजकल आप जानते हो फीमेल जो है हर एक तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो स्पोर्ट हो, चाहे वो है ना रनिंग हो, चाहे वो जंपिंग हो, चाहे मतलब है ना साइकिलिंग हो, है ना, हर तरीके की स्पोर्ट की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही हैं। और कई बार जो इस सब में इन्वॉल्व नहीं भी होता, कई बार बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान भी बेटा हाइमेन रप्चर हो जाती है। कई बार मेंस्ट्रुएशन के दौरान मेंस्ट्रुएशन को रोकने के लिए है ना, ब्लड को सुखाने के लिए बेटा कई बार है ना जिन टेम्पेन का इस्तेमाल किया, टेम्पेन का मतलब बेटा है ना जो इंस्ट्रूमेंट जो है ना जो पर्टिकुलर है ना रोकने का काम करते हैं, ब्लड को है ना सोखने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, या कपड़े जिनके द्वारा है ना इनको रोकने का काम करते हैं, उनके थ्रू भी हाइमेन रप्चर हो जाती है। तो हाइमेन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना, इट इज द नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखना, ठीक है, ठीक है। अभी भी लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं बेटा जहां पे हाइमेन को है ना चेक करके ही मतलब है ना लोग पता करते हैं कि ये वर्जिन है कि नहीं है ना, लेकिन ये बहुत बेकार चीज है ना, इससे बेकार कोई चीज हो नहीं सकती। अच्छा, इसके बाद में हम ये देख रहे हैं बेटा, ये जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस से नीचे जाती हुई एक और इनर फोल्डिंग दिखाई पड़ रही है, छोटी फोल्डिंग है, लेविया मेजोरा के नीचे दिखाई पड़ रही है। कहां से चलती हुई दिखाई पड़ रही है बेटा? क्लाइटोरिस से चलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसको क्या बोलते हैं? लेविया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा या इसको लोअर लिप बोलते हैं, समझ रहे हो, लोअर लिप बोलते हैं। ये जहां जाके फ्यूज करता है उसको फॉर्सिट बोलते हैं, और इसके फिर नीचे बेटा आपको एनस दिखाई पड़ता है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? अरे बोलो, ठीक है, क्या पूरी तरीके से समझ गए बेटा इसमें? अच्छा, लेविया मेजोरा को बेटा हमने होमोलॉगस टू स्क्रोटम लिखा है, मतलब जो स्क्रोटम की लेयर है बेटा, जो स्किन की लेयर है, वो जिनके द्वारा फॉर्म होगा, स्क्रोटम की जो लेयर्स फॉर्म होगी जिन सेल्स के द्वारा, उन्हीं सेल्स के द्वारा लेविया मेजोरा भी फॉर्म होता है, ठीक है, इसलिए होमोलॉगस टू हमने स्क्रोटम लिखा है। क्या बेटा पूरी बात समझ में आ चुकी है आपके? अच्छा, ये अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कितने पार्ट होंगे वल्वा, अरे वल्वा के अंदर, तो आप बता सकते हो एक्सटर्नल जेनिटलिया के कितने पार्ट होंगे? मोस प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, ठीक है। तो आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, वल्वा के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है, जल्दी बोलो, फिर से बोलो, जल्दी बोलो बेटा। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, लेविया माइनोरा, लेविया मेजोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। बेटा ये 5 चीजें इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे? ध्यान रखोगे, ठीक है बेटा, गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये आपका था एक्सटर्नल जेनिटलिया वाला पार्ट। अभी इसके बाद में जस्ट बाद बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? नेक्स्ट पार्ट एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड के अंदर बेटा 2 तरह की ग्लैंड हमें पढ़नी है, एक तो वेस्टिबुलर ग्लैंड, दूसरा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी ग्लैंड के अंदर 2 ग्लैंड कौन कौन सी? वेस्टिबुलर और मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, समझ रहे हो? इसका एक बार फोटो खींच लो, फिर बेटा मैं एसेसरी ग्लैंड की बात करना शुरू करता हूं। बेटा सुनो ध्यान से, सुनो, इस स्ट्रक्चर की अभी हमें जरूरत है बेटा, इसलिए अभी हम इसको बना के रखते हैं, अभी इसको मिटाते नहीं है। एसेसरी ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? एसेसरी ग्लैंड। जरा ध्यान से सुनिए, एसेसरी ग्लैंड के अंदर 2 तरह की ग्लैंड आती हैं बेटा, एक तो वेस्टिबुलर ग्लैंड और दूसरा मेमोरी ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है बेटा ये पैल्विक रीजन में प्रेजेंट है, और मेमोरी ग्लैंड चेस्ट रीजन, थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों की लोकेशन अलग अलग है, दोनों ही क्या है? एसेसरी ग्लैंड है। अब जरा समझिएगा, एसेसरी ग्लैंड के अंदर बेटा 2 तरीके की ग्लैंड के बारे में हम बात करते हैं।
मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड और माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड। जरा देखते हैं कहां पे प्रेजेंट होता है। बेटा देखो ध्यान से, एकदम अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा बेटा एक बार में। एकदम आसान सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो जरा, ये जो मेजर ग्लैंड की मैं बात कर रहा हूं बेटा, ये जो तुम्हारा वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के कॉर्नर्स पे, इसकी पेरीफेरी पे, वेजाइनल ओपनिंग के पेरीफेरी पे बेटा प्रेजेंट होता है मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होता है? इसकी पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है बेटा, वेजाइनल ओपनिंग की पेरीफेरी पे मेजर वेस्टिबुलर, अलग कलर से लिखते हैं, थोड़ा सा ब्लू कर देते हैं इसमें, मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसको एक नाम और देते हैं बबुआ, कोई बताएगा? और क्या बोलते हैं? बहुत सही बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बेटा? अच्छा, ये वाला पूरा साफ कर दे बेटा, क्योंकि इसी के अंदर हम बताना चाह रहे थे ना, इसलिए हमने साफ नहीं किया। मैं हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड बोलते हैं बेटा इसको। बार्थोलिन ग्लैंड कहां पे लोकेट कर रही है? वेजाइनल ओपनिंग के कॉर्नर्स पे, पेरीफेरी पे लोकेट कर रही है। इसका जो सिक्रीशन होता है बेटा, एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। एल्कलाइन सिक्रीशन होने का रीजन ये है बेटा कि क्योंकि यूरेथ्रा ऊपर प्रेजेंट है, यूरेथ्रा से यूरिन पास होने वाला है। यूरिन कैसा होता है? एसिडिक पीएच का होता है। उस एसिडिक पीएच के यूरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन सिक्रीशन इसका होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा, क्योंकि यहां से ये जो है ना यूरेथ्रा है, इससे यूरिन पास होने वाला है, और इस जगह से है ना जो एसिडिक पीएच है, उस एसिडिक पीएच की यूरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन सिक्रीशन करता है बार्थोलिन ग्लैंड। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी चीज, यहां पे अगर मैं देखूं बेटा, ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके कॉर्नर्स में अगर मैं देखूं बेटा, मैं इधर लिख देता हूं, इसके कॉर्नर्स पे, इसके पेरीफेरी पे जो ग्लैंड प्रेजेंट है बेटा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या बोल रहे हैं? माइनर वेस्टिबुलर, या इसको ग्लैंड ऑफ स्किनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लैंड ऑफ स्किनी, या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड, या ग्लैंड ऑफ स्किनी, ग्लैंड ऑफ, पता नहीं यहां पे दिखाई पड़ेगा कि नहीं बबुआ, यहां पे दिखाई पड़ेगा नीचे एक लाइन बस, ठीक है। ग्लैंड ऑफ स्किनी, ठीक है, ग्लैंड ऑफ स्किनी। देखो जरा, ग्लैंड ऑफ स्किनी बेटा यहां पे प्रेजेंट होता है ना। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना आपको, है ना, बस केवल ये समझो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, वहीं पे प्रेजेंट है ये। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, ये आपका हो गया वेस्टिबुलर ग्लैंड, है ना, माइनर और मेजर दोनों, इनकी लोकेशन आपको पता चल गई, है ना, इनके बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद में बेटा मेमोरी ग्लैंड, कहो ये भी पढ़ा दे। अरे हो जाएगा बेटा, बस ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम लगना है। मेमोरी ग्लैंड पढ़ा देते हैं, पढ़ा देते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक ठीक, तो बच्चों ऐसा है, तो बच्चों ऐसा है, एक ग्लैंड बची रह गई, मेमोरी ग्लैंड। वो भी इन लोगों को बहुत तेज भूख लग गई, ये लोग रो रहे हैं, एकदम तिलमिला रहे हैं कि सर भूख के मारे हमारा जीवन खत्म हो जाएगा अगर आप नहीं छोड़ोगे तो। इसलिए मेमोरी ग्लैंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे लगते हैं, और कल ही बेटा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, और हो सकता है ओजेनेसिस की शुरुआत भी हो जाए। समझ रहे हो? ठीक है, तो कल का लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।